डॉक्टर सुषमा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट डॉक्टर डब्ल्यू पाटनकर, गर्ल्स पीजी कॉलेज दुर्ग। आज हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी में भी शामिल किया गया है एवं सेकंड सेमेस्टर एमए ओशनोग्राफी के अंतर्गत भी यह टॉपिक आता है। तो आज हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, करेंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो सबसे पहले हम प्रशांत महासागर के बारे में देखें तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा एवं पैंथालासा का एक अवशिष्ट भाग है और 1/3 भाग को आच्छादित किया हुआ है। इसका सीमांत क्षेत्र में देखें, उत्तर में उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्व में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व में दक्षिण अमेरिका, उत्तर पश्चिम में एशिया महाद्वीप, दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये स्थल खंड से इसकी सीमा बना रहे हैं। और उत्तर क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिणी महासागर, इस प्रकार से इसकी सीमा निर्धारित होता है। अब हम प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में देखें तो इसको दो पार्ट में हम बांट कर देखेंगे। भूमध्य रेखा से उत्तर वाला क्षेत्र उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा और भूमध्य रेखा से दक्षिण वाला क्षेत्र दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा, इस प्रकार से दो पार्ट में हम बांटकर चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा। उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा में पहला है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। ये प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? मध्य अमेरिका, कैलिफोर्निया के दक्षिणी पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र से प्रारंभ होकर ये पैरेलल, किसके पैरेलल? भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली ये गर्म जलधारा है। अब ये जलधारा का उत्पत्ति का कारण क्या है? तो निश्चित ही इस जलधारा की उत्पत्ति का कारण है व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है और उसी के अनुकूल ये जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बहती है और आगे बढ़ती है। यहाँ पर इंडोनेशिया पूर्वी द्वीप समूह है, फिलीपींस द्वीप समूह के निकट पहुंचती है और वहां पर पहुंचने पर ये फिलीपींस द्वीप समूह से टकराने के बाद इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है, एक शाखा दक्षिण की ओर और एक शाखा सुंडा मलक्का जल संधि से होते हुए आगे हिंद महासागर में पहुंचती है। अब यहाँ पर इस जलधारा के 4 शाखाएं हो गई। एक उत्तर की ओर गया, एक पश्चिम की ओर गया हिंद महासागर में, एक इधर टकराने के बाद वापस मुड़ गया प्रतिविश्वत रेखी धारा के रूप में और एक जो शाखा है दक्षिण की ओर मुड़ गया। इस प्रकार से यहाँ पर 4 इसकी शाखाएं हो गई और इस क्षेत्र में इस धारा का नाम हो गया केल्विन की जलधारा। और यहाँ से तटवर्ती भाग का अनुकरण करते हुए ये धारा आगे पहुंचती है किधर? चीन के उत्तरी पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र से और यहाँ पर इसका नामकरण हो जाता है क्यूरोशिया की गर्म जलधारा। ये गर्म जलधारा आगे जापान के पूर्वी तट के निकट पहुंचने पर यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र से आने वाली क्यूराइल की ठंडी जलधारा मिलती है और यहाँ पर क्या होता है? फाग यानी कोहरा होता है और कोहरा तथा फिश दो यहाँ पर अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होती है। ये जापान के उत्तरी पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र से आगे फिर पछवा पवन पेटी में पूर्व की ओर उत्तर की ओर को मुड़ जाती है और इधर से चलते हुए ये पहुंचा यहाँ पर और यहाँ पर जाने से फिर इसकी 3 शाखाएं हो गई। एक तो इधर से आ रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, एक उत्तर की ओर गया और एक दक्षिण की ओर मुड़ गया। इस प्रकार से 3 शाखाएं हो गई। अब दक्षिण की ओर जो शाखा मुड़ी है ये इसका नामकरण हो गया है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। अब देखिए जब ये विषुवत क्यूरोशिया की गर्म जलधारा का ही ये भाग है जो दक्षिण की ओर मुड़ गया
ये कैलिफोर्निया के तटवर्ती भाग से होकर प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इसको कैलिफोर्निया की जलधारा का नाम दिया गया है। अब ये ठंडी कैसे हो गई, जबकि ये तो इसी का भाग था, तो इसका गुण ठंडा क्यों हो गया? तो इसलिए क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर इसका 25 सेल्सियस तापमान है, और यदि हम यहाँ कैलिफोर्निया के दक्षिण भाग की ओर चले तो यहाँ का वायुमंडलीय तापमान नेचुरली यहाँ से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ के लोगों को, तटवर्ती भाग के लोगों को ये धारा क्या लगेगी, ठंडी लगेगी। और दूसरी चीज, यहाँ से नीचे की ओर से अपवेलिंग होता है और ठंडा जल ऊपर की ओर आता है, जिसके कारण भी ये जलधारा ठंडी हो जाती है और कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाती है। और ये कहाँ तक, नीचे की ओर आगे बढ़कर ये उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा से मिल जाता है। एक शाखा उत्तर की ओर गया जो अलास्का के तटवर्ती भाग से होकर प्रवाहित हो रहा है, और इसलिए इसका नामकरण हो गया है अलास्का की जलधारा। क्योंकि ये अलास्का का भाग ठंडा है और ये जो जलराशि है क्यूरोशियो जलराशि का ही भाग है, और इसलिए क्या है, गर्म जलधारा होगी। तो कब इसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, तब दिसंबर माह में यहाँ का जब पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, हिमाच्छादित हो जाएगा, शीत प्रकोप यहाँ पर होगा, उस समय तटवर्ती क्षेत्र का तापमान को गर्म करने में इस जलधारा का पूरा योगदान होता है। इसलिए यहाँ पर के लिए, बंदरगाहों के लिए और यहाँ के तापमान को संतुलित करने में इस जलधारा का प्रमुख योगदान होता है। फिर आगे इधर से उत्तरी ध्रुव महासागर से एक ठंडी जलराशि आ रही है, ये कहलाता है क्यूराइल की ठंडी जलधारा। क्यूराइल द्वीप समूह के निकट से होकर आने के कारण इसका नामकरण हो गया क्यूराइल की ठंडी जलधारा। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र से ये जलराशि आ रहा है, इसलिए इसका स्वभाव कैसा होगा, प्रकृति क्या होगा, ठंडा होगा। इसके साथ आइसबर्ग भी यहाँ पर पहुंचते हैं, और ये क्यूरोशियो की गर्म जलधारा से कहाँ पर, जापान होकाइडो का दक्षिणी पूर्वी तटवर्ती भाग पर ये इसका दोनों जलधाराएं मिलती हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर घना कोहरा छा जाता है और प्लैंकटन नामक यहाँ पर वनस्पति का आगमन होता है। इसलिए, और प्लैंकटन क्या है, मछलियों का मुख्य आहार है, इसलिए यह क्षेत्र मुख्य मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। और जापान के लोग आधुनिक तकनीकी ज्ञान के सहारे मत्स्य का कार्य करते हैं। और दूसरी चीज, इस क्षेत्र में खाइयां भी हैं, और खाइयां होने के कारण मछलियां काफी गहराई में चली जाती है, परंतु टेक्नोलॉजी के द्वारा, जापान के निवासियों के द्वारा गहराई तक मत्स्य उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं, एक पूरा सर्कल बन गया। यहाँ से उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा आगे बढ़ा केल्विन की धारा के रूप में, फिर ये हुआ क्यूरोशियो की गर्म जलधारा, फिर उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह पछुआ पवन की पेटी के रूप में गया, और इधर एक शाखा उत्तर की ओर गया, अलास्का की धारा के नाम से जाना गया। एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़ गया, जो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के नाम से जाना गया। जो जलधाराएं उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर, वह प्रकृति में कैसा होता है, वह शीत होता है, ठंडा होता है। और जो जलराशि उत्तर की ओर भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होते हैं, वह कैसा होता है, गर्म होता है। तो इस प्रकार से एक क्या बन गया, यहाँ पर एक सर्कल बन गया, और ये भाग क्या कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल गायर, और ये क्लॉकवाइज चल रहा है, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल गायर या उपोष्ण कटिबंधीय गायर के नाम से जाना जाता है, सर्कल के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से होकर गुजरता है। तो कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जलधारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का अनुसरण करता है, तो उसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब होगा क्यूराइल की ठंडी जलधारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सहारे प्रवाहित होता है। तो ये हुआ उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब चलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी तट से पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से न्यूगिनी पापुआ द्वीप समूह है, वहां तक पहुंचता है। और यहाँ पर पहुंचने से फिर इसकी तट से टकराने से 4 शाखाएं हो गई। एक शाखा
वापस मुड़ गया प्रतिविश्वत रेखिक धारा के रूप में, एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़ गया और एक शाखा पश्चिम की ओर मलक्का सुंडा जल संधि से होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करता है। और ये जो प्रतिविश्वत रेखी धारा के रूप में विपरीत बह रहा है जल राशि, ये जल राशि जल धारा किस नाम से, प्रतिविश्वत रेखी जल धारा के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखी धारा और दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखी धारा के बीच में भूमध्य रेखा के पैरेलल समानांतर किधर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा है। अब इसकी दिशा इन दोनों जलधाराओं के विपरीत क्यों हुआ? यहाँ पर क्या हुआ, जब पूर्व से पश्चिम की ओर जल राशि प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पर सतह क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा और यहाँ का जल सतह क्या हो जाएगा, समुद्र का ऊंचा हो जाएगा। इस सतह जल की आपूर्ति के लिए ये जल राशि विपरीत दिशा की ओर प्रवाहित होगा। अब यहाँ पर जब दक्षिण की ओर जो शाखा मुड़ा, दक्षिणी विषुवत रेखी प्रशांत महासागरीय धारा का, ये प्रकृति में कैसा होगा, गर्म होगा। और ये चूंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग से होकर जा रहा है, इसलिए ये कहलाएगा, इसका नामकरण हो गया है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। यहाँ पर आप जानते हैं विश्व का प्रमुख कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। इस जलधारा की उपस्थिति के कारण वहां पर अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होती है। फिर नीचे की ओर से, दक्षिण की ओर से अंटार्कटिका प्रवाह पछुआ हवाओं की पेटी में एक विशाल जलराशि निरंतर प्रवाहित होते रहता है और ये टेरा डेल फिगो दक्षिण अमेरिका का द्वीप है, यहाँ पर टेरा डेल फिगो, वहां से टकराने के बाद इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ गया और उत्तर की ओर मुड़ने पर ये चिली, पेरू देशों के तटवर्ती भाग से होकर प्रवाहित हो रहा है और इसका नाम हो गया है पेरू की जलधारा। इसे हम्बोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है, क्योंकि हम्बोल्ट महोदय जर्मन के एक प्रमुख भूगोलवेत्ता हुए हैं। उनके द्वारा इस जलधारा का पहले अन्वेषण किया गया, खोज कार्य किया गया, इसलिए उनके नाम पर इसको हम्बोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है। इसका प्रकृति कैसा होगा, ये चूंकि अंटार्कटिका प्रवाह का ही हिस्सा है, भाग है, इसलिए ये क्या होगा, ठंडा होगा और तटवर्ती भाग के तापमान को प्रभावित करते हुए ये प्रभावित होगा। यहाँ के तटवर्ती भाग में का तापमान को क्या करेगा, ये कम करेगा। आप जानते हैं यहाँ पर आपका कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा का मरुस्थल है और इसके पश्चिम में कौन सी जलधारा प्रवाहित हो रही है, ठंडी जलधारा। तो जितने बड़े बड़े मरुस्थल हैं उनके तटवर्ती भाग में, पश्चिम भाग में ठंडी जलधाराओं का प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है और उस मरुस्थल की स्थिति के पीछे एक ये कारण भी हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सोरोन का मरुस्थल है, कैलिफोर्निया की जलधारा, ठंडी जलधारा के ठीक पूर्व में उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर सोरोन का एक मरुस्थली क्षेत्र स्थित है। तो ये इस प्रकार से आगे चलकर ये जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा कहाँ, दक्षिणी विषुवत रेखी की जलधारा से मिल जाता है। तो एक यहाँ पर सर्कल बना, गायर बना। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जलधारा बढ़ेगी, इसका प्रकृति क्या होता जाएगा, तापमान इसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, अचानक नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा और आगे जाकर ये दक्षिणी विषुवत रेखी धारा से मिल जाता है। इस प्रकार से एक सर्कल यहाँ पर भी पूरा हुआ और इसे कहा जाता है सब ट्रॉपिकल गायर, या ये कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलता है। और यहाँ पर जो सर्कल बना वो कैसा है, घड़ी के सुई के दिशा में क्लॉकवाइज है और यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो ये हुआ प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब जलधाराओं का जब अध्ययन करेंगे तो आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। एक, जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, दूसरा उसका प्रकृति क्या है और तीसरा उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो प्रभाव के अंतर्गत आपने देखा, जैसे यहाँ पर ये जलधाराएं क्या करेंगी, गर्म जलधाराएं उत्तरी भाग, तटवर्ती भाग में जहाँ पर दोनों जलधाराएं मिलती हैं, ठंडी जलधारा क्यूराइल की और किरोसिव गर्म जलधारा, वहां पर मत्स्य उत्पादन के अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हुआ। ये ठंडे क्षेत्र से प्रवाहित हो रहा है, यहाँ के ठंडे क्षेत्र के तापमान को क्या कर दिया, अनुकूल कर दिया, बढ़ा दिया। और जो ठंडी जलधाराएं हैं वो तटवर्ती क्षेत्र के तापमान को क्या कर देती हैं, कम कर देती है। इस प्रकार से
तटवर्ती क्षेत्र के तापमान को नियंत्रित करने में, सागरी जल के तापमान को नियंत्रित करने में इन जलधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये हुआ प्रशांत महासागर की जलधाराएं। धन्यवाद।